आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं समतल वर्ताकार कुंडली का स्व प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरण गुणांक एल होता है और वो हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो देखिए आप, माना एक वर्ताकार कुंडली है जिसमें एन फेरे हैं। कोई वर्ताकार कुंडली मानी और उसमें कैपिटल एन फेरे हैं। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। कितना होगा? B बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन 2R। ये फॉर्मूला हम 7वें पाठ में पढ़ चुके थे कि वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर म्यू जीरो एन आई अपॉन 2R। इस कुंडली में एन फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। भाई चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर बी ए होता है, आपका पढ़ा हुआ होगा। और अगर एन फेरे हैं तो क्या हो जाएगा? ये एन बी ए। तो फाई बराबर हो गया एन बी ए। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से बी का मान उठाकर इस समीकरण में हम रख देंगे। देखो, समीकरण 1 का मान रखने पर फाई की जगह फाई, एन की जगह एन और बी की जगह लिख दिया म्यू जीरो एन आई अपॉन 2R और ए की जगह लिख दिया हमने ए। क्लियर? यह इसको लिख दिया मैंने म्यू जीरो एन और एन हो गया एन स्क्वायर ए अपॉन 2R गुणा में आई। चूंकि ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, जो वर्ताकार कुंडली हम मान के चल रहे हैं, माना उसकी त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो फाई बराबर हो जाएगा म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2R गुणा में आई। क्लियर? आई को इसके नीचे भेज दो तो बन गया फाई अपॉन आई इज इक्वल टू म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2, समीकरण नंबर 2। और ये फाई अपॉन आई वास्तव में एल के बराबर होता है, जो स्व प्रेरण गुणांक कहलाता है। इसलिए एल बराबर हो गया म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2। और समीकरण 4 समतल वर्ताकार कुंडली के स्व प्रेरकत्व को प्रदर्शित करता है। सिंपल सी बात है कि हमें इसका कुंडली का स्व प्रेरकत्व चाहिए। स्व प्रेरकत्व का सूत्र होता है एल बराबर फाई अपॉन आई। इसका मतलब हमें फाई चाहिए। फाई बराबर बी ए होता है, इसका मतलब हमें बी चाहिए। तो सबसे पहले बी का फॉर्मूला लिखा म्यू जीरो एन आई अपॉन 2R। फिर उससे फाई की वैल्यू निकाली और फिर फाई की वैल्यू आ जाने के बाद फाई अपॉन आई की वैल्यू निकाली और उसको एल के बराबर रख दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। अगला टॉपिक है धारावाही परिनलिका का स्व प्रेरकत्व। वो तो हम वर्ताकार कुंडली का स्व प्रेरकत्व हमने निकाला था। अब हम परिनलिका के स्व प्रेरकत्व की बात कर लेते हैं। बात यहाँ पर भी वही आएगी। सबसे पहले बी निकालेंगे, फिर फाई निकालेंगे और फिर फाई अपॉन आई निकाल कर इसका स्व प्रेरकत्व हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखो, माना एक परिनलिका है। परिनलिका कैसी होती है? 7वें चैप्टर में आपको पढ़ा दिया था, जिसमें कैपिटल एन फेरे हैं। कितने फेरे हैं? कैपिटल एन फेरे हैं। इसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कैपिटल ए है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होता है म्यू जीरो एन आई। बी बराबर क्या होता है? म्यू जीरो एन आई। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि स्मॉल एन बराबर तो एन अपॉन एल होता है। ये बात भी आपने परिनलिका वाले टॉपिक में पढ़ ली थी। तो बी बराबर हो गया म्यू जीरो एन अपॉन एल गुणा में आई, समीकरण नंबर 1। बी की वैल्यू आ गई है, तो अब फाई की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो संपूर्ण परिनलिका से संबद्ध फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? एन बी ए। हमने होता तो फाई बराबर बी ए ही है, पर चूंकि एन फेरे हैं तो एन बी ए हो गया। बी की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दो, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो फाई बराबर हो गया एन, एन की जगह तो एन हो गया, बी की जगह ये उतार दिया म्यू जीरो एन अपॉन एल आई और ए की जगह ए उतार दिया हमने। या इसको सोल्व करें हम तो ये हो जाएगा फाई बराबर म्यू जीरो का तो म्यू जीरो, एन और एन हो गया एन स्क्वायर, ए का ए अपॉन एल गुणा में आई। आई को इसके नीचे भेज दो, फाई अपॉन आई बराबर हो गया म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल। और चूंकि एल बराबर क्या होता है? फाई अपॉन आई, रख दो यहाँ पे।
तो L बराबर हो गया म्यू जीरो एन स्क्वायर ए अपॉन एल। और ये क्या आ गया हमें, ये हमें प्राप्त हो गया परिनलिका का स्वयं प्रेरकत्व। तो दो टॉपिक हैं कंटिन्यू, एक तो वर्ताकार कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व और एक है परिनलिका का स्वयं प्रेरकत्व। याद रखने का एक ही तरीका है, क्योंकि स्वयं प्रेरकत्व तो L बराबर फाई अपॉन आई होता है, इसका मतलब फाई निकालना पड़ेगा। फाई बराबर NBA होता है, इसका मतलब B निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आप B लिखो, फिर आप फाई बराबर NBA लगाओ, फिर से फाई आ जाएगा, फिर फाई अपॉन आई को L लिख दो। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। नोट, स्वयं प्रेरण प्रभाव को दूर करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स के अंदर तार को दोहरा करके लपेटते हैं। ये एग्जाम में 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि प्रतिरोध बॉक्स में तार को दोहरा करके क्यों लपेटते हैं। देखो, प्रतिरोध बॉक्स लैब में उपस्थित है, इसमें विभिन्न प्रतिरोध जुड़े हुए रहते हैं और इसमें जो प्रतिरोध जैसे 1 ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम का, ऐसे विभिन्न टर्मिनलों के बीच में ये वायर जुड़े रहते हैं। तो वहाँ पर अगर मान लीजिए 2 ओम का प्रतिरोध है, तो 2 ओम का प्रतिरोध का तार मान लो अगर 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो उसको दोहरा करते हैं, फिर उस पर लपेटते हैं। क्यों दोहरा करके जब फिर उसको लपेटेंगे तो जो कुंडली बनेगी उस कुंडलियों में अपोजिट साइड में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जिससे वो एक दूसरे के स्वयं प्रेरण प्रभाव को नष्ट कर देंगी, इसलिए वहाँ दोहरा करके लपेटते हैं। तो प्रश्न आता है कि प्रतिरोध बॉक्स में प्रतिरोध तार को दोहरा करके क्यों लपेटा जाता है, तो आपको आंसर देना है स्वयं प्रेरण प्रभाव को दूर करने के लिए। क्लियर? तो ये बात होगी किसकी, स्वयं प्रेरण प्रभाव की। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक, और वो है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण के बारे में मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है कि हम किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा में परिवर्तन करते हैं, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। देखो आप, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं और उसमें परिवर्तन करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं और उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, मतलब प्रवाहित धारा में परिवर्तन करते हैं, तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो जो पास में जो दूसरी कुंडली रखी हुई है उसमें क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। देखिए इसको वापस, जब किसी कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं और उसमें परिवर्तन करते हैं, तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अब देखिए आगे, जिस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसको तो क्या कहते हैं, प्राथमिक कुंडली। और जिस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, द्वितीय कुंडली कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करें कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की वैल्यू क्या है। जैसे हमने वहाँ स्वयं प्रेरण गुणांक निकाला था, ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे, अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालेंगे। तो देखो आप, द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 का मान प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा I1 के समानुपाती होता है, अर्थात φ2 प्रोपोर्शनल I1 या φ2 बराबर MI1। ये M है भाई, φ2 बराबर क्या है, MI1। क्लियर? यहाँ M एक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। क्लियर? अब इसकी एक और डेफिनेशन हम डेफिनेशन यहाँ से तैयार कर सकते हैं कि M बराबर क्या हो गया, φ2 अपॉन I1, और उसके आधार पर बन जाएगा यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। एक सिंपल सा यहाँ पर भी हमारे सामने एक परिभाषा तैयार हो सकती है, लेकिन हम एक परिभाषा और इसकी तैयार करना चाह रहे हैं। वो देखो आप, फैराडे व लेंज के नियम से होता है E बराबर -d∅/dt। इस टॉपिक में चूंकि फ्लक्स दूसरी कुंडली में चेंज हो रहा था, इसलिए फाई की जगह क्या लिख दिया, φ2 लिख दिया, तो ये हो गया -d∅2/dt। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो 1 का मान MI1 है जो यहाँ रख दो,
तो E बराबर हो गया माइनस डी अपॉन डी टी एम आई वन, या फिर E बराबर क्या हो गया माइनस का एम डी आई वन अपॉन डी टी। क्लियर। अब डी आई वन अपॉन डी टी वास्तव में किसके बराबर होता है, देखो डी आई वन अपॉन डी टी को तो मैंने क्या मान लिया, एक मान लिया भाई। डी आई वन एम्पियर है तो एम्पियर लिख दिया, डी टी समय है तो सेकंड लिख दिया। तो डी आई वन अपॉन डी टी का मान तो मैंने क्या मान लिया, 1 एम्पियर प्रति सेकंड। तब E बराबर क्या हो जाएगा m, E बराबर हो गया m। ये माइनस का चिन्ह मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं यहाँ परिमाण की बात कर रहा हूँ। तो इसके आधार पर क्या डेफिनेशन तैयार हो जाएगी, देखो आप कि यदि ये क्या है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन की दर क्या मानी अपन ने, एकांक। उस स्थिति में द्वितीय कुंडली से संबद्ध विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं हम, या द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। देखो डेफिनेशन, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा में परिवर्तन की दर एकांक हो तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। ये डेफिनेशन आगे और भी तैयार कर सकते हैं हम इसकी, पर उसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये दो ही डेफिनेशन काफ़ी है। एम के मात्रा क्या क्या है, देखो एक तो वेबर प्रति एम्पियर है क्योंकि एम बराबर फाई अपॉन आई होता है, तो उस आधार पर वेबर प्रति एम्पियर है। दूसरा वोल्ट गुणा सेकंड बटा एम्पियर, ये अभी जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया था ना मैंने, उस फॉर्मूले से ये वोल्ट गुणा सेकंड बटे एम्पियर की तैयार हो जाएगा। और तीसरा है हेनरी, मतलब वेबर बटे एम्पियर को हेनरी भी कह देते हैं। तो एम के 3 मात्रक हमने यहाँ लिख रखे, एक तो वेबर बटा एम्पियर, या एक हेनरी, या वोल्ट गुणा सेकंड बटा एम्पियर। क्लियर, ये 3 बातें यहाँ पर आती हैं। एल के भी यही मात्रक होते हैं, स्वयं प्रेरण गुणांक जो हमने एल पढ़ा था उसका भी सेम टू सेम यही मात्रक होते हैं, अलग नहीं। अब हम बात कर रहे हैं कि एम का विमेय सूत्र क्या होगा। एम जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, अगर हमें उसका विमेय सूत्र निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। देखो आपको बताया था कि E बराबर होता है माइनस का एम डी आई वन अपॉन डी टी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि ये होता है। तो एम बराबर क्या हो गया, माइनस का ई डी टी अपॉन डी आई वन। क्लियर। देखो ये जो यहाँ पर था क्या कि देखो एम का मात्रक, ई क्या है विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक क्या होता है वोल्ट, तो वोल्ट हो गया। डी टी क्या है टाइम, इसका होता है सेकंड, तो सेकंड हो गया। डी आई वन क्या है करंट, करंट का क्या होता है एम्पियर, तो एम्पियर हो गया। इस आधार पर ये मात्रक यहाँ पर तैयार हुआ था। आगे देखो, चूंकि E बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ऐसा कैसे हो गया भाई। आप लोग वैसे तो आपने यही पढ़ा है कि V बराबर क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ना, पर ये V E बराबर ही है। विद्युत वाहक बल भी एक तरह से वोल्टेज ही है, तो यहाँ V की जगह E लिखा तो E बराबर क्या हो गया डब्ल्यू अपॉन क्यू। और Q बराबर क्या होता है IT, ये कहाँ से आया, ये देखो, अरे भाई I बराबर होता है Q अपॉन टी, ये लिख रखा है, चलो यहाँ पर Q अपॉन टी, तो Q बराबर क्या हो गया IT, तो ये हो गया E बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू बराबर डब्ल्यू अपॉन IT। तो M बराबर हो गया माइनस का चिन्ह, इस E की जगह लिखा मैंने W अपॉन IT, और DT का DT और DI1 का DI1। क्लियर। अब देखो आप DT भी टाइम है, ये T भी टाइम है, टाइम से टाइम कट जाएगा। W का W, DI1 भी करंट है, I भी करंट है, तो ये क्या हो गया I का स्क्वायर। अब W क्या है बेटा कार्य है, कार्य का होता है M1L2T-2, और I क्या है करंट है, जिसका क्या होता है A2। क्लियर। ये सोल्व करें तो ये हो जाएगा M का विमेय सूत्र बराबर M1L2T-2 और A-2। इस प्रकार से हम M का विमेय सूत्र फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर L का विमेय सूत्र निकालना हो तो भी उसका ये ही तरीका है, उसका विमेय सूत्र भी सेम टू सेम ये ही प्राप्त होगा। और अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, 2 समाक्षीय परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व। मतलब इस पोजीशन में 2 परिनलिका है हमारे पास, 2 परिनलिका एक दूसरे में गुथी हुई है, एक दूसरे में मिली हुई है, या यूँ मान लो
परिनलिका वास्तव में जो स्प्रिंग वाला पेन आता है उसमें जो स्प्रिंग होती है वो एक तरह से परिनलिका आप मान सकते हो। ऐसे दो पेनों की स्प्रिंगों को हम एक साथ वहाँ पर सेट कर सकते हैं। ऐसे दो परिनलिका एक साथ उपस्थित है। अब उनके बीच में अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होगा उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। देखो आप, माना दो समाक्षीय परिनलिकाएं हैं जिनमें फेरों की संख्या n1 व n2 है। ये तो बेटा n2 है। इनकी लंबाई l है और अनुप्रस्थ काट क्या है, a है। तो प्रथम परिनलिका में I1 धारा प्रवाहित करने पर इसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर होगा। होता तो म्यू जीरो NI है और n बराबर n/l भी होता है, ये भी हम जानते हैं। तो B1 बराबर हो गया म्यू जीरो n1/l। n1 क्यों आया, क्योंकि हम प्रथम परिनलिका की बात कर रहे हैं और प्रथम परिनलिका में फेरों की संख्या n1 है, इसलिए यहाँ n1 लिख दिया। I की जगह यहाँ I1 क्यों लिखा, क्योंकि प्रथम परिनलिका में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए बन गया ये समीकरण नंबर 1। द्वितीय परिनलिका के n2, अब ये प्रथम परिनलिका में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय परिनलिका के n2 फेरों से जुड़ेगा, तब जाके अन्योन्य प्रेरकत्व उत्पन्न होगा। तो देखो, द्वितीय परिनलिका के n2 फेरों से संबद्ध फ्लक्स φ2 बराबर NBA होता है, NBA, ठीक है। अब फेरे किसके हैं, द्वितीय परिनलिका के, कितने हैं, n2, तो n2 आ गया। चुंबकीय क्षेत्र किसका है, प्रथम परिनलिका का, इसलिए क्या लिख दिया अपन ने, B1। अब क्या क्या पढ़ने, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो φ2 बराबर n2 का n2, B1 की जगह लिखा म्यू जीरो n1/l I1 और a का a, या फिर φ2 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो n1 n2 a/l गुणा में I1, या φ2/I1 इज इक्वल टू म्यू जीरो n1 n2/l गुणा में a। अब चूंकि m बराबर क्या होता है, φ2/I1 होता है, क्लियर, हमने पहले पढ़ लिया था। तो m बराबर हो गया म्यू जीरो n1 n2l/a, और ये क्या आ गया, समीकरण 3 परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक के मान को प्रदर्शित करता है। क्लियर। तो ये इस तरीके से ये चैप्टर नंबर जो 9 है उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो में हम इसके अब अति लघुत्रात्मक क्वेश्चंस देखेंगे। धन्यवाद।